खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। 8:30 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं आपके साथ आसिफ रशीद, जहूर लोलाबी स्टूडियो में 10 बजे तक हमारा साथ देंगे और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ इलाकों से आप न सिर्फ हमें ज्वाइन करते हैं बल्कि आपका फीडबैक भी हम तक पहुंचता है, उसके लिए भी इजहार तशक्कुर। 1.5 घंटे की इस नशरियात में हमारी कोशिश न सिर्फ खबरों के आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी बल्कि एक स्पेशल सेगमेंट जिसमें आपकी बात भी सुननी है। खास मेहमान हमारे साथ आज ज्वाइन करेंगे और कल की तरह आज हमारी उस कोशिश को हम जारी रखेंगे कि आपकी बात अर्ली प्रोग्राम में सुनी जाए। थोड़ा सा ज़्यादा वक्त मिले बाकी दिनों के मुकाबले, लेकिन जब आप कॉल करेंगे तो टेलीविज़न की आप ज़रूर आवाज़ बंद करिएगा, वो कल की तरह डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि हमें मजबूरन कॉल्स ड्रॉप ना करनी पड़े। जहाँ तक प्रोग्राम की बात है तो फॉर्मेट तय है जिसके मुताबिक हमें आगे जाना है। हिस्ट्री ऑफ द डे से प्रोग्राम का आगाज़ होगा और उसके बाद एक एक करके कुछ बड़े मौज़ूआत की तरफ चलेंगे। आज इतवार का दिन है, जनवरी की 19वीं तारीख साल 2025 और चौथे हफ्ते में नए साल के हम दाखिल हो गए। इन सब के बीच में आज बात स्कूलों की होगी, बात कॉलेजेस की होगी, निज़ामी तालीम के साथ साथ उस महकमे की बात करेंगे जिस पर मनसूबाबंदी का एक बड़ा जिम्मा रहता है मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में, लेकिन हिकमत अमली पर सवालात उठ रहे हैं। उस इलाके में भी चलेंगे जहां अब तक रियासती हुकूमत की या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट नजर बनाए हुए थी, लेकिन निगरानी के लिए मरकज ने भी टीम तश्कील दे दी है। मशरिक़ वस्ता के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल, उस पर भी जरा थोड़ी देर में आपको लिए चलेंगे और वाकिफ कराएंगे कि इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। और साथ साथ आज बात करेंगे निज़ाम सेहत की भी। जो कुछ हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, आदाद शुमार या फिर खबरों में आपको बता रहे थे, सरकार ने आज खुद RTI का जवाब देकर यह एतराफ़ किया कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुसीबत है, परेशानियां हैं और स्कूलों के अंदर भी हाल कुछ ऐसा ही है। साथ साथ दीगर कुछ मौज़ूआत भी हैं, एक एक करके सबकी तरफ चलेंगे। एक बड़ा मनसूबा जो तकरीबन 14 बरस कबल शुरू हुआ था, बिलाखिर जम्मू कश्मीर में ये दाखिल हो चुका है, काम इस वक्त शद्दोमत से जारी है। उस मनसूबे के ताल्लुक से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि इन सारे मौज़ूआत के लिए आप हमारे साथ कंटिन्यूसली बने रहेंगे। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आप हमारे साथ रहेंगे और GK 24/7 न्यूज़ के भी तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी आपका साथ हमारे लिए ज़रूरी है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आप हमारे साथ रहें। ज़हूर, शुरुआत करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत आई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है, क्या कुछ वाक़ात है जो आज के दिन हुए हैं कौमी और आलमी सतह पर, वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि आज इतवार का दिन है, साल 2025 19 तारीख, लेकिन माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है एक एक करके वो आपके सामने आ रहा है। आपको बता दें कि आज के दिन 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज के दिन इनको हार हुई। 1866 में आज के दिन कनाडा में फ्रांसीसी अक्सरियती इलाके को में आग लगने से पूरा शहर ये तबाह हो गया आग की जद में। 1923 में आज के दिन लेवर जजायर के शुमाल में एक स्तुई तूफान आया जिसने पूरी तबाही मचा दी। और 1686 में आज के दिन औरंगजेब ने बीजापुर के साथ अमन मुआहिदा किया। अमन आज के दिन कायम हुआ था। और 1931 में साबिक सदर और मिसाइल मैन जिसे कहा जाता है यानी APJ अब्दुल कलाम, उनकी आज पैदाइश हुई है। 1932 में टाटा ग्रुप ने पहली एयरलाइन आज के दिन शुरू की थी। आज का दिन टाटा के लिए एक बड़ा दिन माना जाता है। 1949 में आज के दिन त्रिपुरा रियासत को हिंदुस्तान में शामिल किया गया और एक रियासत आज के दिन हिंदुस्तान में वजूद में आई। और 1951 में आज के दिन नहर सुएज मुआहिदा मिस्री पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया, इससे इनकार कर दिया। और 1958 में अफ्रीकी मुल्क ट्यूनिस ने मिस्र से सियासी ताल्लुकात तोड़ लिए, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात खत्म हुए। 1970 में आज के दिन अनवर सादात ने मिस्र के सदर की हैसियत से आज के दिन हलफ उठाया था, कमान संभाली थी। और 1996 में फिजी ने जामिया टेस्ट पाबंदी के मुआहिदे की तोसी करने का दावा किया। और 2006 में आज के दिन, आज से 19 बरस कबल शुमाली कोरिया पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी लगा दी। मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ आज के दिन जो शुमाली कोरिया है इस पर लगा दी गई। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। ये चंद अहम वाक़ात थे कौमी और आलमी सतह के जो हमने आपके सामने रखी। लेकिन बात अब आज के दिन के हवाले से करेंगे और सबसे पहले बात गज़ा की करेंगे, क्योंकि गज़ा के लोगों के लिए आज का दिन अहम दिन है, राहत का दिन है, क्योंकि आज से ही वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी की शुरुआत हो रही है। तो ये राहत की खबर गज़ा के लोगों के लिए, क्योंकि आज से बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी की शुरुआत होगी। लेकिन ये जंगबंदी
किस हद तक लोगों को राहत पहुंचाएगी, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो इसराइल के वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उन्होंने ये साफ किया है कि ये जो जंगबंदी है ये फिलहाल आरजी जंगबंदी है। उन्होंने कहा कि अगर मुआहदे के तहत हमास ने काम नहीं किया तो वो फिर से जंग की शुरुआत करेंगे। ये बड़ा बयान नेतन्याहू का कि एक तरफ से जहां जंगबंदी आज से वहां पर लागू हो रही है, राहत लोगों को मिलने जा रही है, ताहम इधर जो बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये जो जंगबंदी है फिलहाल आर्जी है। अगर हमास ने जो मुआहिदा तय हुआ है यरगमाली को रिहा करने का या दूसरी चीज़ें इसमें रखी गई है, अगर वो उसके मुताबिक नहीं चले तो फिर हम दोबारा जंग का आगाज करेंगे। तिल अबीब के अंदर, फलस्तीन के अंदर और मुलक्का इलाकों के अंदर जहां पर एक जानिब जश्न का माहौल है, दोनों तरफ लोग अपने अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने यरगमाल बनाए, तो दूसरी तरफ वो लाखों फलस्तीनी जो अब तक न सिर्फ दर दर की ठोकरें खा रहे थे या जिनके अपने सजाएं काट रहे थे या परेशानियों से गुजर रहे थे, वो वापस आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मराहिल में लौटेंगे। लेकिन फिर से जब जंगबंदी आज 8:30 बजे मकामी वक्त के मुताबिक शुरू हो रही है, उससे पहले अहद शिकनी का भी इशारा नेतन्याहू की तरफ से किया गया। 10 मिनट का खिताब बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। दबाव काफी ज्यादा दाएं बाजू की जमातें जो इत्तेहादी उनके तमाम अरकान हैं उनकी जानिब से उन पर डाला जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे ये डील पक्की हो। दोबारा जंग शुरू करने की वार्निंग उन्होंने गजा पट्टी के अंदर दे डाली है। और दूसरा मरहला बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक जहां मुज़ाकराती अमल होने हैं जंग के खत्म करने के हवाले से, अगर ये बातचीत कामयाब नहीं होती, बेनतीजा साबित होती है, तो दैट मीन्स जंग दोबारा शुरू कर दी जाएगी। जंगबंदी मुआहिदा आज से नाफिजुल अमल हो रहा है, जिसका बाकायदा आगाज सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 8:30 पर होगा। और बाकायदा आगाज से चंद घंटे कबल खिताब करते हुए इजरायली वज़ीर आज़म के मुताबिक मुगवियों को या जो कैप्टिव्स हैं, जिन लोगों को यरगमाल बनाया गया, जो लोग बंदी बनाए गए, उनकी फहरिस्त मिलने तक जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद इजराइल की तरफ से नहीं किया जाएगा। यानी ऊपर से आपने मुआहिदा कर दिया है, लेकिन नीयत पर सवाल अब भी उठ रहे हैं। और नेतन्याहू ये मानते हैं कि जंगबंदी डील का पहला मरहला आर्जी है, ये टेम्परेरी है। दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो जंग का दोबारा आगाज होगा। और जंगबंदी के पहले मरहले में 33 इजरायली मुर्गियों के बदले 1000 फलस्तीनियों की रिहाई का भी इम्कान है। दूसरी जानिब गजा जंगबंदी का ऐलान, अब तक इजरायली हमलों में मजीद 33 फलस्तीनी बच्चों समेत 122 फलस्तीनी शहीद हुए, जिसके लिए पहले से मुतालबा किया गया था एग्रीमेंट में ही कि 48 घंटे पहले डील की तरफ अब जाएंगे तो जंग को खत्म कर दिया जाए। 15 महीनों की जंग, 48,000 के करीब लोगों की अमवात, मलबे के नीचे हजारों लोग दबे हो सकते हैं, इस तरह की भी खदशात हैं। 1,15,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, 22,000 से ज्यादा मस्जिदें, चर्च और अस्पताल तबाह हुए, 20 लाख से ज्यादा लोग जो घर बार छोड़कर गजा पट्टी से खान यूनिस और वेस्टर्न बैंक से निकलकर चले गए और रफा क्रॉसिंग बंद कर दी गई, मिस्र का रास्ता बंद कर दिया गया और एक तरह से जेल खाने में मुकम्मल तौर पर तब्दील करके गजा पट्टी को खंडरात में तब्दील करने का यह मंसूबा जो 7 अक्टूबर के बाद बना था, वो बिलाखिर टेबल टॉक्स के जरिए हल हुआ। ये दुनिया को भी एक वाज़ेह पैगाम है कि बंदूक से नहीं, बिलाखिर अमन का रास्ता अगर तलाशना है तो मुज़ाकरात के जरिए दोनों को 50-50 होकर टेबल पर आना पड़ेगा। एक तरफ कस्में खाई गई थी कि जो तमाम लोग अब तक हमास के साथ जाकर लड़ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमास खत्म होगा तो जंग खत्म होगी। यानी इजराइल इस वादे को बार बार याद दिला रहा था, जबकि हमास कह रहा था कि वो इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर करेगा। और दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले होते रहे, ना एक मानने के लिए तैयार था ना दूसरा मानने के लिए तैयार था। और इन सब के बीच में आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है कि बहुत मुश्किल दौर ये 15 महीनों का, माजी में भी हमने देखा कि जंगें हुई, अमवात मुसलसल होती रही और बाद में जंगबंदी पर आकर डील खत्म हो जाती थी। लेकिन ये सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। इसके बाद सवालात ये भी पूछे जा रहे हैं कि अब यहां से आगे इक्तदार कौन संभालेगा। वो हमास जो टूटा है, बिखरा है, अगरचे वापसी वो कर रहा है, और दूसरा फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के पास जो फ़लस्तीन लिबरेशन अथॉरिटी है, PLA जिसको आप कहते हैं, वो किस तरीके से अपना काम संभालेगी जो ऑलरेडी बहुत गैर मुस्तहकम हो चुकी है। फिर ये भी बात है कि जो लोग गजा के अंदर सिस्टम को कामयाबी के साथ चलाने में कलीदी किरदार अदा करते थे, जिसमें ईरान है, जिसमें मिस्र है, मिस्र के अंदर जहाँ पर हुकूमत इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन ईरान के अंदर पज़ेश्कियान जब नए सदर बने तो कहा जाता कि थोड़ा सा उनका झुकाव वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ है कि मुज़ाकराती अमल जारी रहे और जंग ना की जाए। वो थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है इंटीरियर निज़ाम को। और इसके अलावा तीसरा मुल्क जो आपको पता है इराक, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस वक्त सूरत हाल नहीं है। और चौथा मुल्क
जहां सिर्फ एक महीना पहले एक जालिम दौर का इख्ताम हुआ है। एक तवील मुद्दत के बाद बशार अल असद का खात्मा हुआ। उनका इक्तदार से निकलना शायद बहुत अच्छा साबित हुआ, लेकिन इल्जामात ये भी हैं कि मुबैना तौर पर वहां पर भी अबू मोहम्मद अल जुलानी इजराइल और अमेरिका के इशारों पर काम करते हैं। तो क्या वो इस बात को यकीनी बना सकेंगे कि फलस्तीन के अंदर ये सारी सूरत बेहतर की जाए? लेकिन जंगबंदी जहां अब से कुछ देर बाद शुरू हो रही है, उससे ठीक पहले ये जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत का एक सिलसिला हमने फिर से देखा है। 122 से ज्यादा शहरी शहीद हुए हैं। आगे बढ़ेंगे और बात अब जरा करेंगे जम्मू कश्मीर और दीगर मामलात की भी। ये तो एक खबर, इस पर मुसलसल हमारी नजर रहेगी। आगे चलकर आपको आइंदा घंटों में बताएंगे कि इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। जैसे जैसे डील की तरफ जाएंगे और ये बयानात, इसके सियासी मायने क्या हैं, डिफेंस स्ट्रेटेजी के एतबार से या फिर डिप्लोमेटिक स्तर पर ये कितना नुकसान और कितना फायदा इसराइल को पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल डील मुकम्मल हो चुकी है। बात अब जरा उस इलाके की करते हैं जहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 16 अमवात के बाद न सिर्फ यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट, जहां पर बैक टू बैक दौरे, लोगों का जायजा लेना, इंतजामिया की जानिब से नमूने हासिल करके उनकी जांच करने का सिलसिला हम गुज़श्ता 2 हफ्तों से देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में मरकजी हुकूमत ने भी अब होश के नाखुन लिए और इन सब के बीच में वजारत दाखिला की जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर सख्त नोटिस लेते हुए एक बैन वजारती टीम तश्कील देने का हुक्म दे दिया गया। और आज टीम के तमाम जो अरकान हैं, जो माहिरीन हैं, वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। मुतासरा गाँव में पहुंचेंगे। राजौरी का ये दूर दराज इलाका, जिसको बुढ़ाल गांव आप कहते हैं, बुद्धल तहसील है, कोटरंका का इलाका, जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर भी जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं पहुंची। रुकने पार्लियामेंट जा चुके हैं, बीजेपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग यहां पर जा चुके हैं। इस दूर अफ्तादा इलाके के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़श्ता 6 हफ्तों में 3 वाक़यात में होने वाली अमवात की वजूहात का पता लगाने के लिए मुतासरा गाँव का दौरा करने के लिए वजारत दाखिला की क़यादत में एक बैन वजारती टीम की तश्कील का हुक्म दे दिया है। एक कमेटी गठित की गई है और ये टीम सेहत और ख़ानदानी बहबूद, जिसको आप हेल्थ मिनिस्ट्री कहते हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक वो वजारत, इसके अलावा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, साथ साथ केमिकल और खाद की वजारत और आबी वसाइल की वजारत के जो माहिरीन हैं वो इस कमेटी का हिस्सा हैं, टीम का हिस्सा हैं। और हैवानात, फूड सेफ्टी और फॉरेंसिक साइंस लैब्स के माहिरीन भी इस इलाके में जाने वाले हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी यहाँ पर आज दौरा करेंगे। 19 जनवरी का दिन आज तय हो चुका है। एतवार को मकामी इंतजामिया के साथ ये लोग मिलेंगे। फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करने के साथ साथ मुस्तकबिल में भी ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर भी काम किया जाएगा और सूरत हाल को संभालने और अमवात के सबब के अवामिल को समझने के मुल्क के चंद मारूफ इदारों के जो माहिरीन हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इलाके के अंदर खौफ का माहौल है। कई लोग ये कहते हैं कि इस इलाके की तरफ जाते हैं तो शायद दम घुटने लगता है। जो लोग अस्पताल पहुंचे वो वापस जिंदा आएंगे या नहीं, ये भी डर सताने लगता है। इसलिए कोई अस्पताल जाने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार नहीं है। बुरी खबर यह है कि अमित शाह की तरफ से जब इंटर मिनिस्ट्रियल टीम बुद्धल के इस दूर दराज इलाके में तहकीकात के लिए तश्कील दी गई है, ऐसे में इतलात ये भी है कि एक बच्ची और उसकी वालिदा, बल्कि वालिदा तो चल बसी हैं, लेकिन एक और खातून जो तशवीशनाक हालत में अस्पताल में है और बच्ची की भी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, जो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। 45 दिन, एक अजीब किस्म की सूरत हाल। इस मिस्ट्री में 16 लोगों की अब तक मौत हुई है। दर्जनों अफराद जिनको डर है कि वो शायद इस तरह की सूरत हाल से शायद ना बच सकें। और इन सब के बीच में एक बड़ा इंकिशाफ कल किया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की टीम राजौरी से जब पहुंची थी माहिरीन की, तो जीएमसी प्रिंसिपल भी यहां पर मौजूद थे। राजौरी के जीएमसी प्रिंसिपल एएस भाटिया के मुताबिक उन्होंने कंसर्न लोगों से बात की है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई हैं तो वो अभी चूंकि राजौरी पहुंचनी बाकी हैं लेकिन जम्मू तक आई हैं, वो जो बता रहे हैं कि वो जो टॉक्सिन्स वाली बात, वो जो जहर वाली बात है, उस तरफ वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे। दैट मीन्स वो जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा हो रहा था, उस एंगल से भी पुलिस की जो 11 रुकनी या 10 रुकनी टीम है उसने डीएसपी वजाहत हुसैन की क़यादत में पहले से काम शुरू कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद आने वाले दिनों में कुछ लोगों की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। कई लोग सलाखों के पीछे जा सकते हैं अगर शवाहिद मिले कि किसी तरह का जहर देने की साजिश इस इलाके के अंदर की गई है, जिसकी तरफ इशारा किया गया कि शायद ऐसी सूरत हाल बने। क्योंकि हतमी इसकी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन वो जो न्यूरोटॉक्सिन्स या टॉक्सिन्स वाली बात हो रही थी उसकी तरफ इशारा माहिरीन की तरफ से किया जा रहा है। डॉक्टर को सुनेंगे और उसके बाद जमशीद मलिक भी हमारे साथ फोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। जो मेरी वहाँ पे एचओडी फोरेंसिक है उनसे बात हुई थी तो टॉक्सिन के ज़्यादा कुछ फाइंडिंग्स हैं जो फेवर करेंगी। टॉक्सिन में कोई
डॉक्टर साहब इसी टॉक्सिन पे बात करते हैं, हेल्थ को लेके। किस तरह के टॉक्सिन होते हैं इस तरह जो इतना डैमेज कर देते हैं लोग? देखिए, दुनिया में हज़ारों किस्म के टॉक्सिन हैं, या आम भाषा में बोलें कोई जहर है या कोई पॉइजनस चीज़ है, तो लिस्ट बहुत लंबी है। तो उस पर काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान की जो बेहतरीन से बेहतरीन लैब्स हैं टॉक्सिकोलॉजी, वो उस पर काम कर रही हैं, सर्च कर रही हैं। तो जैसे उनका निष्कर्ष आएगा तो पता चलेगा कि इसमें कि कौन सा पर्टिकुलर टॉक्सिन कौन सा है। लेकिन ये तो है कि ये न्यूरोटॉक्सिन, जो एक दिमाग को अटैक करने वाला कोई ऐसा पदार्थ है जो जब मरीज़ के अंदर जाता है और दिमाग में जाता है तो दिमाग का काम करना बंद करवा देता है, जिससे मरीज़ की धड़कन दिल की रुक जाती है, सांस रुक जाता है और उसकी जान चली जाती है। ऐसे पॉइजन इन इलाकों में पाए जा सकते हैं सर? देखिए, ये जो हिमालयन बेल्ट है, इसके पहाड़ों पे तो बहुत जड़ी बूटियाँ हैं। कुछ अच्छी भी हैं जिनको हम औषधि की तरफ से करें, और कुछ जहरीली भी होंगी। इतनी रुके तो हले ना तू। तो आज टीम इस इलाके में पहुंचेंगी और आप सबको ये बताते चलें कि 16 अमवात का अब संजीदा नोटिस जो है वो मरकज़ की तरफ से लिया गया है। इसलिए मुख्तलिफ वजारतों की, यानी जो सॉइल टेस्टिंग हो रही थी, वाटर टेस्टिंग हो रही थी, फूड की टेस्टिंग हो रही थी, वो सारे शवाहिद इकट्ठे करके लैब्स तक पहुंचाए गए हैं। लेकिन इन माहिरीन को जो आज यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसमें मैंने शुरुआत में आपको बताया कि बाज़ाब्ता तौर पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री और फूड सेफ्टी, फॉरेंसिक साइंस लैब और एनिमल हस्बेंड्री से जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आज इस इलाके के अंदर पहुंच रहे हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट्स मरकज़ को सौंपी जाएंगी। अब आगे बढ़ेंगे, ये तो दौरों का सिलसिला जारी है, दिन में जो सूरत हाल होगी उस तरफ आपको लिए चलेंगे। लेकिन बात अब ज़रा उस मामले की भी करते हैं जिस पर पुलिस अथॉरिटीज़ की काफ़ी ज़्यादा नज़र है। खित्ता चिनाब के अंदर साल 2024 में अप्रैल के महीने के बाद मिलिटेंसी के काफ़ी ज़्यादा वाक़यात रुनमा हुए। पुलिस अथॉरिटीज़ ने कई ऑपरेशंस भी किए, OGWs को गिरफ्तार किया गया, मिलिटेंट 2 के नेटवर्क को कमज़ोर करने की बातें मुसलसल की गई। और इन सब के बीच में किश्तवाड़ पुलिस की तरफ से 4 तस्वीरें शेयर की गई हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त जारी की गई जब कहा गया कि किश्तवाड़ ज़िले के अंदर चिनाब बेल्ट में लोगों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, VDGs को या आम शहरियों को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से 4 दहशतगर्द इस वक्त घूम रहे हैं, जिसकी तस्दीक मकामी पुलिस कर रही है। और जो लोग, इन चारों लोगों की जिनकी तस्वीर पुलिस की तरफ से जारी की गई है, किश्तवाड़ जिले के अंदर अगर कोई इतला फराहम करता है, पुलिस को कोई जानकारी देता है, तो उसका नाम खुफिया रखा जाएगा, जाहिर नहीं किया जाएगा। और ये 4 तस्वीरें शेयर करके कहा गया सैफुल्लाह, फरमान, आदिल और एक अननोन, ये 4 तस्वीरें जो किसी पहाड़ी सिलसिले की हैं। किश्तवाड़ पुलिस ने इसकी तस्दीक की है कि चौथा जो है वो शायद बादशाह हो सकता है। अवाम से अपील की गई है कि जो भी शख्स इन 4 दहशतगर्दों के बारे में किसी भी किस्म की मालूमात किश्तवाड़ पुलिस को देगा, 5 लाख रुपए का इनाम उन लोगों को दिया जाएगा। लेकिन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, सही पता हो। गैर मुसद्दिका इतलात कई बार होती हैं तो शायद चीज़ें डिस्टर्ब भी हो जाती, वैसा ना हो। और जो शहरी पुलिस को ये जानकारी देंगे कि ये 4 लोग इलाके के अंदर कहीं पर हैं, तो 5 लाख रुपए न सिर्फ दिए जाएंगे बल्कि इन्फॉर्मर, जो खबर देने वाले शख्स होगा, उसकी जो शनाख्त है वो भी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, उसको जाहिर नहीं किया जाएगा। ये पुलिस के मुताबिक सारे पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं और तकरीबन 20 लाख के आसपास का ये इनाम बनता है। एक पर 5 लाख है, यानी 5 × 4 20 लाख टोटल बनता है। ये पाकिस्तानी दहशतगर्द पुलिस के मुताबिक किश्तवाड़ के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस, विलेज डिफेंस गार्ड्स जिनको आप VDGs कहते हैं, इन पर हमला करने में मुलव्वस हैं और अलग अलग जगहों पर किश्तवाड़ के अंदर अपने कोड नेम्स के साथ या जो इनका शॉर्ट नेम होता है उसके साथ घूम रहे हैं। जनरल पब्लिक से, आम लोगों से फिर से अपील की गई है कि वो इसमें ताउन करें। और सिर्फ किश्तवाड़ नहीं बल्कि डोडा के अंदर भी अगर किसी भी तरीके से जहां पर टेरर एक्ट्स हुए हैं, दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हुई हैं, सैफुल्लाह, फरमान, आदिल और जो मुमकिन तौर पर एक बादशाह हो सकता है, इन 4 के मुतल्लिक इतलाते हैं कि दोनों अजला के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान अब तक पहुंचाते रहे हैं। कोई कंफर्म किसी के पास खबर हो, सर्च ऑपरेशंस तो इस सिलसिले में चल ही रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को आप या मकामी पुलिस को आप इतला देंगे तो आपकी शनाख्त जाहिर नहीं की जाएगी। एक मिलिटेंट का नाम बताया या जानकारी दी, इतला फराहम की, तो 5 लाख रुपए, 4 का बताएंगे तो 20 लाख रुपए का इनाम या जो ऐलान है वो सरकार की तरफ से किया गया है, ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। ये बड़ी खबर इसलिए अपने आप में क्योंकि चिनाब वैली के अंदर गुज़िश्ता 5-6 महीनों के दौरान काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन हुए हैं और फॉरेन मिलिटेंट्स के मकामी सतह पर जब जब कोई टेरर रिलेटेड एक्ट हुआ या इंसिडेंट हुआ तो उसमें उसके होने की तस्दीक की जाती रही। अब यही वजह है
कि पुलिस ने इस सिलसिले में आम लोगों से भी सहयोग और ताउन मांगा है। जी जरूर। चलिए 9 बजने वाले हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। प्रोग्राम सलाम जेके जारी रहेगा। ब्रेक के उस पार सीधा आपको लिए चलेंगे, मुख्तलिफ महकमों की बात करेंगे और जो कारकर्दगी है उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। जो कल तक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के जरिए आप तक सवालात पहुंच रहे थे, वो अब सरकार कुछ चीज़ें RTI रिस्पॉन्स करके, उस पर रिप्लाई करके भी एतराफ़ कर रही है कि जो कहा जा रहा था मीडिया रिपोर्ट्स सही बात की तरफ भी इशारा कर रही थी। कुछ नंबर्स आदादोशुमार आपके सामने रखेंगे, कुछ मुश्किलात हैं शहरियों को, लेकिन डिपार्टमेंट्स की मनसूबाबंदी पर सवाल है। मुकम्मल तफसीलात और खबरें ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं। दूसरे पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं और बात अब जरा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और उसकी मनसूबाबंदी की करते हैं। कुछ सवालात, कुछ एतराज़ात हैं और प्लान खुद हुकूमती इदारों की जानिब से तरतीब दिए जाते हैं, जिसके मुताबिक काम मुकर्रर मुद्दत पर ना हो तो फिर अवामी हलकों में भी सवाल उठना जाहिर सी बात है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हिकमत अमली पर इसलिए सवालात हैं क्योंकि जो अराजी के इस्तेमाल के लिए चार्जेस की वसूली का मामला है, ये थोड़ा सा परेशानी का सबब इस वक्त अथॉरिटीज़ के लिए बन रहा है। और अफसरान का एक वर्किंग ग्रुप जो कि सरकार की जानिब से तश्कील दिया गया था, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो कंसर्न महकमे को बाज़ाब्ता तौर पर एक रिपोर्ट इस सिलसिले में पेश करेगा। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को वर्किंग ग्रुप जो ऑफिसर्स का था, मुकर्ररा मुद्दत या जो टाइमलाइन है वो गुजरने के बावजूद भी कोई रिपोर्ट पेश करने में कामयाब नहीं हुआ। और जो अराजी के इस्तेमाल के लिए चार्जेस की वसूली थी वो मरबूत हो, आसान तरीकाकार हो, इसके तैयार करने पर असल में जो सिफारिशात पेश करनी थी बाद में उसी को इम्प्लीमेंट करके काम होना था और टाइमलाइन ख़त्म हो गई। लेकिन अपनी सिफारिशात या रिपोर्ट पेश करने में ये अफसरान नाकाम साबित हुए। SO 439 24 दिसंबर 2021 के तहत हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 की सेक्शन 11A के जरिए जो इख्तियारात कंसर्न लोगों के पास थे उसका इस्तेमाल करते हुए इजाजत के मुताबिक जमीन के इस्तेमाल के लिए चार्जेस लगाने की स्कीम को मुतला किया। मास्टर प्लान या जोनल प्लान में उस वक्त कहा गया कि इसको शामिल करके काम होगा, लेकिन आज सितंबर 2021 से अब तक आप अंदाजा लगाइएगा कि 4 साल का अरसा बीत गया है। वर्किंग ग्रुप को पता ही नहीं कि काम कैसे करना है और यहां से आगे वे आउट क्या है शायद इसका अंदाजा नहीं। इमरान नाइको हमारे साथ है। इमरान, आसान लफ्जों में ये समझाइएगा कि अराजी के इस्तेमाल के लिए चार्जेस की वसूली जो होती है उस पर कवायद अगर वाज़ेह करने हो, कोई चीज़ अगर बतानी हो, हिकमत अमली तरतीब देनी हो, तो ये जिम्मेदारी बन जाती है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कि किसी भी तरीके से राह में कोई रुकावट हाइल हो उसको, और इन रुकावटों को दूर करने के लिए 4 बरस कबल एक मंसूबा बना। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक ग्रुप तश्कील दिया गया, सीनियर अफसरान को जिम्मेदारियां दी गई। साल 2025-19 जनवरी को आज हम इस मामले को डिस्कस कर रहे हैं। क्या वजूहात मालूम होती हैं कि सिफारिशात अभी तक सबमिट नहीं हो सकी? देखिए आसिफ साहब, पहली बात है जिस तरह से आपने आगाज में ही कहा कि 2021 में गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम जो है वो नोटिफाई की गई SO के तहत हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, और इसका बुनियादी मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर में जो ज़मीन की तब्दीली के जो चार्जेस है उसको आसान बनाना, इसको मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से जो है सामने लाना। और इस सिलसिले में ये स्कीम जम्मू कश्मीर की तरफ से नोटिफाई की गई थी और इस पे बाज़ाब्ता तौर पर जो है कार्रवाई भी की गई। लेकिन 2021 में जब ये लॉन्च हुआ
तो 2024 में ही इस स्कीम पर बाद में लोगों ने जो अपने सजेशंस रखे, तो और सरकार ने भी समझा कि इसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, तो उन खामियों को दूर करने के लिए बाद में सरकार की तरफ से एक ग्रुप बनाया गया ऑफिस डिपार्टमेंट्स का या ऑफिसर्स का। और इस ग्रुप में जिस तरह से जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर्स हैं, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी, और इसके साथ साथ दीगर अफसरान को इस ग्रुप में शामिल किया गया। और इस ग्रुप को क्या जिम्मेदारी दी गई, जम्मू म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है उन्हें नोडल अफसर इसमें तैनात कर दिया गया। और इनको जो काम सौंपा गया था वो ये था कि जो खामियां इस स्कीम में पाई गई है, जिसका ऐतराज लोगों ने किया है या जिन खामियों के बारे में एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है कि ये खामियां दूर करनी है, तो इस सिलसिले में ये जो कमेटी है, ये जो ग्रुप है, ये कायम किया गया दिसंबर में। और इन्हें कहा गया था कि ये अपनी रिपोर्ट जो है 13 दिसंबर तक गवर्नमेंट को सबमिट करें। लेकिन एज ऑफ नाउ, जिस तरह से आपने भी कहा कि अभी भी जो है इस ग्रुप की तरफ से कोई रिपोर्ट सरकार के सामने नहीं आई है। हालांकि काम इन्होंने शुरू किया है, जो हमारे पास भी इतलात है, बाज़ाब्ता तौर पर इनका काम जो है शुरू किया है, लेकिन अभी रिपोर्ट ना तो सबमिट हुई है। इवन ये भी रिपोर्ट है कि अभी भी ये जो इनकी रिपोर्ट है वो तैयार नहीं हुई है। जो प्रपोजल या जो ड्राफ्ट इनको तैयार करना था वो अभी इनकम्प्लीट है। तो जाहिर सी बात है, जब इनकम्प्लीट है तो अपनी जो डेडलाइन है दरअसल सरकार की तरफ से इनको जो दी गई थी, वो डेडलाइन जो है वो फेल हुई है या वो मिस। अच्छा इमरान, हमारे पास जो इतलात ये हैं कि काम शुरू करने के लिए थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है, लेकिन जो वाइस चेयरमैन है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के, एक तो उनकी तरफ से भी कोई इस पर अभी तक रिस्पांस नहीं आया कंसर्न लोगों को, प्लस जो नोडल ऑफिसर तैनात किए गए थे सरकार की तरफ से, उनकी जानिब से कोई ऑफिशियल टेक इस पर अभी तक नहीं दिया जा रहा। और इन शॉर्ट ये भी बताइएगा कि ये जो नाकस मनसूबाबंदी है जिस पर सवाल अब अवामी हल्कों में उठ रहे हैं, मुतासिर सबसे ज्यादा कौन सा तबका इससे होता है? देखिए, पहली बात ये, जैसे आपने कहा कि ये जो नोडल ऑफिसर्स हैं या जो इसमें जो मेंबर्स हैं, वो इसका जवाब नहीं दे रहे। देखिए, आपको याद होगा, जैसे आपने भी कहा 2021 में इस स्कीम को नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने। सो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों जो है अर्बन डेवलपमेंट जो है डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया। सो अभी आपकी स्कीम जो है लॉन्च हुई, उसके बाद इसमें खामियां हुई, उसके बाद एक ग्रुप बनाया गया ऑफिसर्स का, डिपार्टमेंट का, और ग्रुप ने अभी तक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। जब ग्रुप ने जिम्मेदारी ही अभी निभाई नहीं है, अभी आपकी डेडलाइन मिस हुए, तो जाहिर सी बात है वो इस पे कोई भी टेक देने से जो है कतराएंगे। जाहिर सी बात है वो इस पे सामने नहीं आएंगे अनटिल एंड अनलेस उनकी जो रिपोर्ट है वो या इनका जो प्रपोजल ड्राफ्ट है वो कंप्लीट हो जाए। दूसरा ये कि जो आपने कहा कि इसमें कौन लोग सफर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये जो स्कीम है ये दरअसल मास्टर प्लान और जो जोनल मास्टर प्लान के जो एरियाज को कवर करता है, जैसे श्रीनगर सिटी है, जम्मू सिटी है, या इधर कश्मीर में कुछ इलाके मास्टर प्लान के अंडर है, जैसे टंगमरग है, इस तरीके से सोनमरग है, पहलगाम है, इस तरीके से जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर जहां जो इलाके मास्टर प्लान के कवर में आते, एरिया में आते हैं, वहाँ या जोनल मास्टर प्लान में आते हैं, जैसे टंगमरग इलाके का मैंने जिक्र किया। सो इस तरीके के एरिया जो है जोनल मास्टर प्लान करा दिए जाते हैं। सो इन इलाकों में जो लोग अपनी जमीन को फरोख्त करना चाहते हैं, जो लोग या जिन्होंने जमीन फरोख्त की और वहाँ पे वो कोई स्ट्रक्चर वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर वो किसी भी मकसद के लिए बनाना चाहते हो, तो वो लोग जो है इसमें सफर कर रहे हैं। इसमें पूरा अगर देखेंगे कि एक बड़ी पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज की वो सफर कर रही है। अच्छा इमरान, हमें कुछ दिन पहले का भी याद है, आज 19 तारीख को तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन महकमे की मनसूबाबंदी, हिकमत अमली क्या है, काम कितना हुआ, प्रोजेक्ट्स कितने हाथ में लिए गए हैं। 15 तारीख को जहां तक अगर मैं दुरुस्त हूं तो वज़ीर आला साहब की तरफ से एक मीटिंग भी ली गई थी, एक जायज़ा इजलास की सदारत भी की थी। क्या वहां पर ये बात सामने आई या फिर सिर्फ वही हुआ जो डिपार्टमेंट कर रहा है, वही वज़ीर आला को दिखाया गया? देखिए आसिफ साहब, ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे सिस्टम का। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि इवन अभी भी हम कह रहे हैं कि हमारे पास बावसूख ज़राया है, हमारे पास एक सॉलिड एविडेंसेस भी है, और वो बैकडोर चैनल्स पे हमारे सोर्सेज है जो ये हमें बता रहे हैं कि
जब से इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी और इलेक्टेड गवर्नमेंट के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज है वो जो प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दे रहे हैं, उस प्रेजेंटेशन के दौरान जो सरकार के पास कई कई जहां जहां पे खामियां है, जहां पे अभी उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए, और एक एग्जांपल जैसे आपने अभी जैसे हम बात करें अभी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, या पिछले बात की थी फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की, वहां जो लोअर रैंक के जो ऑफिशियल्स है वही बता रहे हैं कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज है वो सरकार को सही तरीके से जो है एड्रेस ब्रीफ नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह से जैसे आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने, मुझे भी याद है जब उमर साहब ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की का रिव्यू लिया था, तो इसमें जो कमिश्नर सेक्रेटरीज थे, इसमें बाकी जो डायरेक्टर्स इसमें थे या मुतालिका इदारे थे या कंसर्न ऑफिशियल्स उस मीटिंग में थे और एक प्रेजेंटेशन दी थी। और इस बारे में भी जो भी 2019 के बाद पॉलिसीज बनी है खासकर इस डिपार्टमेंट की, और उन पॉलिसियों के बारे में आगाह किया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जो पॉलिसी है इसके बारे में तो ब्रीफ किया गया कि ये पॉलिसी अच्छी है, इस पॉलिसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है, लोगों को इससे ये फायदा मिलेगा, चार्जेस कम बहुत बहुत शुक्रिया चार्जेस क्या इमरान नाइक को मुकम्मल और ब्रीफली तफसीलात फराहम करने के लिए। बहरहाल मामला ऐसा है, तवज्जो तलब है, फौरी तौर पर अगर इस पर तवज्जो ना दी गई तो शायद ये इंतज़ार और तवील होगा। 15 तारीख को एक इजलास भी हुआ था, जायज़ा इजलास था, और रिव्यू मीटिंग में वज़ीर आला की तरफ से सदारत की गई, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, उनके एडवाइज़र थे और कंसर्न महकमे के अफसरान थे। लेकिन वही शायद बताया जा रहा था जो हम स्क्रीन पर देख रहे थे, प्रेजेंट किया जा रहा था, स्क्रीन के ज़रिए प्रेजेंटेशन हो रही थी कि अब तक ये काम हाथ में लिए गए हैं, इतनी मुद्दत के दौरान ये काम पूरा होना था, ए कर लिया गया है, हो चुका है, सी भी इन प्रोसेस है। लेकिन ये जो सबसे पुराना 4 बरस पहले एक ग्रुप बनाया जाता है अफसरान का, वो अफसरान आज कहाँ है, जवाबदेही किसकी है, इस बात को भी यकीनी बनाना होगा, वरना वो जो एतमाद वाली बात है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, वो फिर शायद हुकूमती इदारों और आवाम के दरमियान नहीं रहता है। ये तो एक महकमे की बात थी, लेकिन उस महकमे की बात भी आपको बताएंगी जिस महकमे के हाथ में हम सब के बच्चों का, हमारे भाइयों का, बहनों का मुस्तकबिल है। और इस इदारे पर, इस शोबे पर बार बार सवालात उठे हैं। हम तो मुख्तलिफ इलाकों से आपको रिपोर्ट्स दिखाते हैं, हमारे नुमाइंदे ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक जाते हैं, लेकिन ये वो महकमा है जिस पर सरकार खुद मानती है कि सब कुछ करने के बावजूद, अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी खजाना आमरा से किसी किस्म का फ़ायदा अब तक हासिल नहीं हो सका, ना वो रिजल्ट्स आए, वो नताइज हासिल किए जा सके जिसके लिए असल में रकूमात खर्च की गई थी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, एनरोलमेंट ड्राइव, तलाश नाम की कैंपेन, सारी तरह की कोशिशें, किस तरह काम हुआ और इनके रिजल्ट्स क्या हैं, इसकी सिर्फ एक झलक आपके सामने ज़रूर रखेंगे। इरफान फाजिल भी हमारे साथ है। बिल्कुल, बात जम्मू कश्मीर के तालीमी इदारों के हवाले से करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल यानी साल 2024 में भी कई तालीमी इदारों को बंद किया क्योंकि वहाँ पर 0 स्टूडेंट एनरोलमेंट था और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन अभी भी ऐसे इदारे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिनमें अगरचे स्टूडेंट जो इनरोलमेंट है वो 0 है, लेकिन वहाँ पर उस्ताद जो है वो तैनात किए गए हैं और ये स्कूल इस वक्त भी फंक्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बावजूद कि सैकड़ों की तादाद में सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया जहाँ पर लो स्टूडेंट रेशो या 0 स्टूडेंट इनरोलमेंट था, लेकिन 119 अभी भी ऐसे सरकारी इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं जो अभी भी फंक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 0 स्टूडेंट इनरोलमेंट है। तो सवाल फिर यही है कि अगर वहाँ पे जिनके लिए वो स्कूल वहाँ पे बनाया गया है, जिनके लिए उस्तादों को तैनात किया गया है, अगर वही वहाँ पे नहीं है, बच्चे वहाँ पे नहीं है, तो फिर ये उस्ताद वहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके अलावा आपको बता दें कि करीबन 238 टीचर्स है, उस्ताद है जो इन स्कूलों में तैनात है, पोस्टेड है और वहाँ पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं ये एक बड़ा सवालिया निशान है। आपको बता दें कि जो डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक जो पुपिल टीचर रेशियो है उस पर भी कहीं ना कहीं सवालात उठ रहे हैं। और 2024 की जब हम बात करते तो करीबन 4400 ऐसे सरकारी तालीमी इदारे थे जहाँ पर स्टूडेंट रेशियो जो था वो 0 के बराबर था, 0 के बराबर था, और कई एक इदारों में बिल्कुल कम था, जिसके बाद उन तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया और उन्हें दूसरे जो नज़दीकी तालीमी इदारे थे उनके साथ उनको मर्ज किया गया। लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे तालीमी इदारे हैं जहाँ पर अभी भी तालिब इल्मों की तादाद या तो 0 है या तो ना के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी
ये तालीमी इदारे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी आपको बताते चलेंगे, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्तलिफ स्कूलों की है, और ऐसा नहीं है कि इन्हीं स्कूलों के अंदर मुसीबत है। खबर की मुनासबत से हमने इन विजुअल्स का इस्तेमाल किया है। इदारे बहुत सारे हैं जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कायम किए गए थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ जम करने पड़े। 2022, 23, 24 जम्मू कश्मीर के लिए तालीम के हिसाब से ठीक नहीं रहा, जहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेप 2020 के मुताबिक भी काम चलता रहा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे इन्हीं में से सैकड़ों इदारे, 4400 प्लस ऐसी तादाद बनती है जिनको मर्ज करना पड़ा। अगर एक विलेज है, ए विलेज के अंदर बच्चों की तादाद कम थी, प्यूपिल टीचर रेशो वो बैलेंस नहीं हो रही थी, तो पास वाले स्कूल में जहां टीचर्स बराबर थे वहां से बच्चों को उठाकर वहां मर्ज कर दिया गया। एक तो इस चीज ने थोड़ा नुकसान पहुंचाया कि आखिर तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भी गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ वालिदैन की तवज्जो या किसी तरह की दिलचस्पी क्यों नहीं है, बच्चों को वहां ले जाना क्यों नहीं चाहते। आज के दौर में खुद अथॉरिटीज इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं और हर तरह की कोशिशों के बावजूद हुकूमत ये मान रही है, इदारा ये मान रहा है और सरकारी डेटा बता रहा है कि जितने सरकारी स्कूल चल रहे हैं 119 स्कूलों में जीरो एनरोलमेंट है, कोई भी बच्चा नहीं है, सिफर अंदराज है। और खाली स्कूल आज के वक्त में जहां पर बच्चे हैं ही नहीं, वहां पर भी 238 गवर्नमेंट टीचर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं और सैलरी सरकार के खजाने से जा रही है। अब दोनों सवाल हैं कि आपने तलाश नाम की भी कैंपेन चलाई थी, मुहिम चली, लेकिन बच्चे वापस स्कूलों तक नहीं सके। 60,000 के आसपास जो हमारा एक कुछ फिगर्स जो हमने कुछ अपने रिसर्च में निकाले कि 60,000 के आसपास बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ आए पिछले 1.5 से 2 बरसों में, लेकिन इन्हीं 4 बरसों में 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़े भी, जो खुद सरकार का UDISC का डेटा भी है। अब दूसरी बात यह कि सरकारी स्कूलों में बहुत जगह असातिज़ा की कमी है, तो ये बैलेंस कौन बनाएगा कि अगर कहीं पर कोई एक्स्ट्रा टीचर है, ज़रूरत से ज़्यादा है, जहां पर बच्चे बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो एनरोलमेंट है, वहां भी 250 के करीब टीचर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, क्या उनको उन इलाकों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जहां पर बच्चों को वाकई में इस वक्त बेहतर खिदमात की ज़रूरत है। इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। मजीद क्या आदाद शुमार है, मुकम्मल रिपोर्ट ज़रा सामने रखिएगा, हर एक इलाके की, हर ज़िले की, UDSCI का जो प्रॉपर डेटा है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई और ज़हूर भाई। जहां तक आपने भी अच्छे खासे तरीके से वजाहत के साथ जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट और एनरोलमेंट या स्टूडेंट्स को लेकर बात की है, मैं तो कहूंगा कि ये जीरो स्टूडेंट एनरोलमेंट सुनने के बाद बड़ा अजीब लगता है जब आप सरकारी, जी हाँ, खास तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, स्कूल्स को लेकर बात करते हैं। 119 गवर्नमेंट रन स्कूल्स ऐसे हैं जो फंक्शनिंग तो है मगर जहां पर जीरो स्टूडेंट एनरोलमेंट है। ये सुनकर कैसा लग रहा है, जबकि आज हम इनोवेटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, इतने सारी चीजें जो है हम आजकल प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो बच्चा है वो 0.5 के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। अब आप देख लीजिए ये हालत है। दूसरी साइड से अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू डिटेल्स 238 टीचर्स जो है वो पोस्टेड है स्कूल्स में जहां पर नो स्टूडेंट्स वाज एनरोल्ड। ये भी सुन के बड़ा हैरान हो रहा है कि 238 टीचर्स ऐसे हैं स्कूल्स में जो ऑलरेडी एनरोल्ड है मगर वहां पे बच्चे ही नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं ऑफिशियल डेटा को लेकर बात करूं जम्मू कश्मीर की तरफ से, प्यूपिल टीचर का जो रेशियो है दैट इज 1.16, जो कि अगेंस्ट है प्रिस्क्राइब के हवाले से, जो कि नॉर्म्स के हवाले से है 1.30। यानी आप देख सकते हैं कि फ्लक्चुएशन कितनी ज्यादा है। डेस्पाइट रिपीटेड द फैक्ट, अगर मैं बात करूं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हमारे जम्मू कश्मीर समग्र शिक्षा के जो हैं, उनसे जब कमिट लेने की बात की है या अवेलेबिलिटी की बात की, तो उन्होंने कहा कि नो कमिट ऑन दिस इशू, यानी वो इस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। साल 2024 के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, 4400 गवर्नमेंट रन स्कूल्स है जो कि तकरीबन क्लोज्ड है, और ओइंग जीरोनेस एक्सट्रीमली के हवाले से मैं स्टूडेंट्स को लेकर बात करूंगा जहां पर रेशियो कम है। अब इसके साथ साथ एक और बात, साल 2024 जुलाई के माह की अगर मैं बात करूंगा, टोटल 23,117 गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जो कि तकरीबन चल तो रहे हैं मगर 4394 जो है उसमें डिलीट हो गए हैं। कहां से? UDIC से, यानी UDIC का जो डेटा है वहां से वो डिलीट हो गए। ओवरऑल अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, 28,805 गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो ऑफिशियल फिगर बता रहे हैं, जो रिड्यूस काउंट होते होते अब 24,000 तक पहुंच गए हैं। प्रीवियसली अगर मैं स्कूल्स को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूंगा तो बताया गया था कि कई सारे स्कूल को जो है एनरोल करके मर्ज किया जाएगा, कैचमेंट एरियाज के साथ साथ फिजिबल बनाएगा, स्टूडेंट्स को बनाया जाएगा।
मगर ये ऑल सेट टू मर्ज जो है कहाँ है? 720 ऐसे स्कूल जो हैं जिनके लिए बात की गई थी, जो एनरोल किए जाएंगे, कैचमेंट एरियाज के साथ फिजिबल किए जाएंगे, मर्ज किए जाएंगे, वो कहाँ है? देखिए, इस वक्त की जो सिचुएशन सरकारी स्कूलों की इसलिए खराब है क्योंकि अगर आप देखिए, एक साइड से अगर स्टूडेंट्स नहीं है, टीचर साहिबान ज्यादा है जो तनख्वाहें सरकार की ले रहे हैं, मगर कोई ना कोई तो लूपहोल ऐसा होगा, ड्रॉबैक ऐसा होगा जो बच्चे आजकल समझते हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो इनोवेटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं। उनको पता है कि 0.5 के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कंपटीशन है। जो चीज हमें प्राइवेट स्कूल में मिलेगी वो सरकारी स्कूल में नहीं मिलेगी। बिल्कुल इरफान, जिस तरह से आपने ये डेटा भी सामने रखा कि साल 2024 में करीबन 4000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करना पड़ा, एक बड़ी तादाद है, और अभी भी 119 ऐसे इदारों पर अभी भी सिफर के बराबर जो स्टूडेंट है वो ज़ेर तालीम है या ना के बराबर है। वजूहात क्या है, क्यों आलदीन जो है वो अपने बच्चों को सरकारी तालीमी इदारों में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, अगरचे वहाँ पे उनको मुफ्त राशन भी मिलती है, जो दीगर सहूलियात हैं वो भी मिलती हैं, और जो उस्ताद है वो भी हाई एजुकेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी जो वालिदैन हैं क्यों वो तैयार नहीं है अपने बच्चों को ये सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ाने के लिए? जोर से मैं आपको एक काबिल तारीफ एक जिंदा मिसाल दूंगा। मेरे वालिद साहब मरहूम जो है वो सरकारी स्कूल के तालिबे इल्म थे, और जिसे कश्मीरी में यहाँ पर जबरी जिट कहा जाता था। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे कई सारे जो है अफसरान, मेरे वालिद साहब भी एक बड़े पोस्ट पर रिटायर हुए, मगर उसके बाद उनसे हमने एक बार ही पूछा था कि आखिरकार पढ़ाई लिखाई का मामला, आप तो इतने बड़े अफसर बन गए, या और भी लोगों से पूछा, उनका मानना था कि सरकारी स्कूल में यकीनन मानिए पढ़ाई लिखाई ऐसे हुआ करती थी कि उस वक्त प्राइवेट स्कूल्स का जमाना नहीं था। दूसरी जानिब यह कि सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर की बड़ी इज्जत किया, जिसमें खौफ रहता था कि बच्चे को कि ये मेरे लिए माँ बाप के बराबर है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि बच्चा खुद समझता था कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब आप ये चेंज देख लीजिए, आजकल अगर मैं स्कूलों को लेकर बात करूंगा, फीस की भरपूर डिमांड है, आए रोज हिडन चार्जेस हैं, प्राइवेट चार्जेस हैं, बुक्स चार्जेस हैं, एडमिशन चार्जेस है। उसके बावजूद भी आज का पेरेंट बोलता है नहीं, मैं बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाऊंगा क्योंकि सरकारी स्कूल में तालीम अच्छी नहीं है। नो डाउट कि सरकारी स्कूल में टीचर साहिबान बड़े काबिल तरीन हैं जो अपनी डिग्रियां से ख्वाहिश करके वहां पहुंचे हैं, मगर उसके बावजूद भी जरूर समझता है कि पानी की किल्लत वहां है, बैठने की किल्लत वहां है, फैन नहीं है, सर्दियों में अच्छा इंतजाम नहीं है, यानी कंपटीशन के साथ जो किताबें उसे पढ़नी है वो सरकारी स्कूल में है। कंप्यूटर और लैपटॉप का जमाना है, टैब का जमाना है, तो वो कहां से, जिसके लिए आप बड़ी डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं वो वहां नहीं है। यानी ये डाइवर्जन, ये चेंज जो है, यही एक रीजन है कि बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल हमारे साथ रहने के लिए। और ये एक अच्छी बात बताई है कि हर तरह से प्राइवेट स्कूलों पर तंग तलब करने का इल्ज़ाम वालिदैन या आम लोग लगाते हैं, इसके बावजूद भी उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम के लिए प्राइवेट स्कूल ही भेजें। वजह क्या है, ये सरकार को जवाब देना है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना का सब कुछ होने के बावजूद भी आप वो जो एक वो कहते हैं ना कि पीस बरकरार रखने नाकाम रहे, उस निज़ाम की या उस काम की जो कई बरस पहले जिसकी मिसालें पूरी दुनिया के अंदर दी जाती थी और कहा जाता था कि ये सिलसिला बहुत अच्छे से चलता है। और दूसरी बात ये कि मौजूदा वक्त में आप लिख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूलों का मर्जर होने का मतलब ऐसा नहीं है कि सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, लेकिन हल तवज्जो तलब है, मामला तवज्जो तलब है। अगर ऐसा नहीं होता, इस पर ज़रा सा भी फोकस नहीं, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब आप ये भी देखेंगे कि जो 4400 वाला फिगर है UDIC की डेटा से 43,100 प्लस स्कूल्स डेटा डिलीट वहाँ से बताता है कि हुआ है, जिसका मतलब ये है कि मर्जर बाद ये स्कूल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। कल इन स्कूलों में और कमी आप देखेंगे और खुदा न खास्ता ये डेटा 10,000 तक जाएगा। फिर वो बच्चे जो गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, कल फिर ऐसा ना हो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट होने के बावजूद भी, मुफ्त ऑप्शंस होने के बावजूद भी ये स्कूल ही ना रहें, निज़ाम ही ख़त्म हो जाए, तो फिर सवालात और भी उठेंगे, मज़ीद दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। बात महकमा सेहत की भी करेंगे लेकिन ब्रेक के उस पार। लेकिन पहले ब्रेक पे जाएं। एक मंसूबा जो बड़ा इंपॉर्टेंट था तकरीबन 13-14 बरस कबल, जिसकी हिकमत अमली बनी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट, जब दूसरी गवर्नमेंट थी उस वक्त, और ये था गैस पाइपलाइन मंसूबा। और जम्मू कश्मीर के लिए जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है, जिसको आप गुरदासपुर पंजाब जम्मू श्रीनगर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कहते हैं, इस पर काम शद्दोमत से जारी है और इसका काम जिला सांबा तक पहुंच गया है। और काम उस इलाके के अंदर पहुंचा है जो जम्मू कश्मीर का दूसरा डिस्ट्रिक्ट है कठुआ के बाद। और सांबा के अंदर काम पहुंचने का मतलब ये हुआ कि अब अगले साल 2026 में डेडलाइन के मुताबिक
इस गैस पाइपलाइन मंसूबे के मुताबिक या इस प्रोजेक्ट से लोगों को पाइपलाइन के जरिए जिस तर्ज पर पानी मिलता है उस तरीके से घरों तक गैस कनेक्शन मिलेंगे, जो 2026 की एक डेडलाइन सरकार ने तय कर रखी है। वजारत पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो इस पर काम कर रही है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, 175 किलोमीटर टोटल लंबाई इसकी है, 2026 में कंप्लीट होगा। और पहले फेज में इतलात के मुताबिक सांबा, कठुआ, जम्मू, रियासी, उधमपुर में लोगों को डोमेस्टिक गैस पाइपलाइन के कनेक्शंस मिलेंगे। हीरानगर के अंदर जहां जो वॉल्स हैं वो बनाई जा रही हैं, और बड़ी बात यह है कि गैस हासिल करने के सबसे आसान और महफूज तरीके या जराए इस प्रोजेक्ट बनने के बाद होंगे। यानी वो जो खुदा न खास्ता आग लगने के खतरात, सिलेंडर ब्लास्ट होने के खतरात, कई लोग, हजारों लोगों की जानें एक दिन में जाती हैं, उससे थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। और दूसरा, माहौल दोस्त भी ये मंसूबा है, अथॉरिटीज़ का ही दावा है। डिप्टी कमिश्नर सांबा में जहां हाईवे के पास से ये मंसूबा चल रहा है, साथ में फ्लाईओवर का काम, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का काम भी चल रहा है, वहां साथ साथ ये लाइन भी बिछ रही है। डिप्टी कमिश्नर सांबा को सुनिएगा। और हमारे नुमाइंदे ने एक जायजा भी लिया, ऋषि खजूरिया ने, जब गैस पाइपलाइन सांबा में पहुंची है, दैट मीन्स मुकर्रर मुद्दत के अंदर अगले साल 2026 में इस मंसूबे के मुताबिक लोगों को फायदा पहुंचना भी शुरू हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है यूनियन गवर्नमेंट का, और जो हमारी गैस मंत्रालय वो इसको देख रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि आप खुद ही कह रहे हैं कि ये काफ़ी इस पे काम चल रहा है, और जैसे जैसे हमारा ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, इसके साथ साथ ये पैरेलल इसकी भी पाइप जो है ले की जा रही हैं। बेसिक पर्पज़ ये है इसमें कि ट्रांसपोर्टेशन जो गैस अब इसके थ्रू आएगी, जब ये एक बार प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का जो हमारी प्रॉब्लम रहती है सिलेंडर्स का, वो काफ़ी कर्ब हो जाएगी, कवर की जाएगी। और जैसा आप जानते हैं कि कठुआ और हीरानगर में इसकी ओपनिंग्स हैं, वाल्व बन रहे हैं जहाँ से ये गैस यहाँ पे आया करेगी। इसी तरह से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे जैसे ये आगे जाएगी तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बहुत आसान हो जाएगा। जो नॉर्मल आज की डिलीवरी है उसमें जो रिस्क्स हैं वो इससे कवर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे महानगरों की तर्ज पर अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी गैस पाइपलाइन के जरिए घरों पर गैस मिलना शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने युद्ध स्तर पर काम भी करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। मैं ठीक तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर बात करें गैस पाइपलाइन को लेकर तो जिसका काम गुरदासपुर से शुरू हुआ है और जम्मू तक ये गैस पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाएगी, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक जो है ये पाइपलाइन बिछाने का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद लोगों को घरों पर गैस पाइपलाइन के जरिए गैस मिलना शुरू हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट जो पहले चरण में बताया जा रहा है कि 175 किलोमीटर लंबी ये गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसमें पहले चरण में जम्मू संभाग के 5 जिलों में गैस पाइपलाइन के जरिए गैस लोगों को मिलना शुरू होगी, जिसमें जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी और उधमपुर जिले का जिक्र किया गया है। तो अगर इस गैस पाइपलाइन की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से काम इसका काफी तेजी से चल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये भी जानकारी है कि जिस तरह से ये गैस पाइपलाइन गुरदासपुर से बिछाई जा रही है जम्मू कश्मीर तक, तो इसमें हीरानगर और कठुआ, यहाँ 2 एरियाज में इस गैस पाइपलाइन के वेल्व बनाए जाएंगे। और ये जो गैस पाइपलाइन है ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे की बात करें तो इसके साथ साथ ये गैस पाइपलाइन गुजर रही है। मैं इस समय भी ठीक तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये एक तरफ आप देख रहे हैं कि एक्सप्रेस हाईवे गुजर रहा है और एक्सप्रेस हाईवे के साथ साथ यहां पर गैस पाइपलाइन भी गुजर रही है। ठीक तस्वीरें आप जो वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो एक बड़ी सौगात जो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने जा रही है। हालांकि पहले चरण की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 5 जिलों को ये गैस पाइपलाइन के जरिए लोगों को गैस मिलना शुरू हो जाएगी और उसके बाद कश्मीर तक ये गैस पाइपलाइन को पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसमें बड़ी बात इसमें यह है कि ये गैस जो काफी किफायती होगी। एलपीजी सिलेंडर्स के मुकाबले देखें तो रिस्क फैक्टर जो वो कम होगा और उसी के साथ साथ ये इको फ्रेंडली होगी। रिस्क फैक्टर जैसे मैंने कहा कम होगा। एलपीजी सिलेंडर्स में कहीं ना कहीं दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इससे जो वो उस नुकसान से जो वो बचा जा सकता है और उसी के साथ साथ ये काफी सुरक्षित जो है वो गैस होगी, जो कि
ऋषि खजूरिया रिपोर्ट पेश कर रहे थे। काम सांबा तक पहुंचा है जल्द, बाकी अजला तक पाइपलाइन पहुंचने और मंसूबा डेडलाइन पर मुकम्मल हो जाएगा, इस तरह की भी खबरें हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार महकमा सेहत की कारकर्दगी की बात करेंगे। सरकार का एक रिस्पॉन्स आया है और उसके बाद सीधा डॉक्टर के पास भी चलेंगे। एक और खास मेहमान आज के प्रोग्राम में 9:40 के आसपास आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल होंगी। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं और मॉर्निंग शो में बात जरा हेल्थ अथॉरिटीज़ की भी कर लेते हैं और उसके बाद सीधा अपने मेहमान के पास चलेंगे। वो स्पेशल सेगमेंट, स्पेशल सीरीज़ जिसका एक और एपिसोड और ख़ास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ी देर में उस तरफ भी चलेंगे, लेकिन बात ज़रा सेंट्रल कश्मीर की करते हैं। अब तक पूरी यूटी की आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग प्रोविंस वाइज आपको बात बताते रहे कि जो खाली असामियाँ हैं, वैकेंट पोस्ट हैं, वो परेशानी का सबब हैं, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन आज सरकारी इदारों में खाली असामियां सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल के अंदर, जहां पर गांदरबल मेडिकल ब्लॉक के अंदर 50 से ज़्यादा असामियां खाली हैं, इस बात की तस्दीक एक जवाब के जरिए अथॉरिटीज़ ने की है। और ये जवाब इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हुकूमती सतह पर एक तरह से एतराफ़ है कि मेडिकल ब्लॉक गांदरबल के अंदर एग्जैक्टली इस वक्त सिचुएशन क्या है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांदरबल भी इसमें आता है, ट्रॉमा अस्पताल कंगन भी इसमें आता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, एम्बुलेंसेज भी हैं, गैर फाल हैं, इस तरह की भी तस्दीक अथॉरिटीज़ कर रही हैं। आरटीआई का एक रिप्लाई आया। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि ये 50 पोस्टें कोई छोटी पोस्टें नहीं है, बड़ी क्रिटिकल पोस्ट हैं। अथॉरिटीज़ इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जनानी सुरक्षा योजना JSY स्कीम के तहत 1830 पेशेंट्स को 2023-24 में फ़ायदा पहुंचाया गया। जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK, जिसमें फ्री ट्रांसपोर्टेशन या मुफ्त गाड़ी, एम्बुलेंस वगैरह दी जाती है, 42 पेशेंट्स को खिदमात फराहम की गई। 2028 ऐसे ANC पेशेंट्स थे जिनको डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी थी वो दी गई। लेकिन बात जब पूछी गई कि क्या आपके पास कंसल्टेंट सर्जन है, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, एनेस्थीसिया असिस्टेंट है, एक्सरे टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट हैं, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, सपोर्ट स्टाफ हैं, क्लीनर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, तो आरटीआई में जवाब ये आया कि ये वैकेंसीज आज के वक्त में भी खाली हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये कि दर्जनों लोग रिटायर भी होते चले जाते हैं, साथ साथ मेडिकल ब्लॉक गांदरबल के अंदर भी कई लोग रिटायर होकर चले गए, वो पोस्टें भी अभी तक खाली पड़ी हैं। कश्मीर ब्यूरो सलीम वानी हमारे साथ हैं। सलीम, अब तक जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और आदादोशुमार हम प्रोग्राम्स में, डिबेट्स, डिस्कशंस में ज़ेर बहस लाते थे, लोगों के सामने रखते थे, आज इंतज़ामी सतह पर एतराफ़ इस बात का हुआ है कि मुसीबत है और ये मुसीबत कोई छोटी मोटी नहीं है। 50 से ज़्यादा पोस्ट खाली और बड़ी क्रिटिकल पोस्ट, बड़ा इदारा भी, छोटे इंस्टीट्यूशंस भी, तकरीबन तमाम इदारे इस दायरे में आते हैं पूरे मेडिकल ब्लॉक के अंदर। जी बिल्कुल, आपने अगर गांदरबल की बात करें तो आपने देखा पिछले 4-5 साल से गुलिस्तान टीवी नेटवर्क ने हर बार ये मुहिम छेड़ी कि गांदरबल जो हेल्थ सेक्टर है पूरी तरह से वो क्या बताएं कि एक लावारिस डिपार्टमेंट है। क्योंकि ऐसा है कि जो गांदरबल, अभी आपने मेडिकल ब्लॉक गांदरबल की जिक्र की, इसमें बहुत सारे इलाके आते हैं। गांदरबल ये नहीं है कि खाली गांदरबल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कितनी शॉर्टेज है वो भी आपको थोड़ा अपडेट करेंगे। यहाँ पे जो मेडिकल ब्लॉक है गांदरबल का, उसमें जैसे पांदच है, शोहमा है, लुनर है, आरस है, गुटलीबाग है, गुन रहमान है, कसन है, सालूरा है, चालबुक है, छंदुन है, छू है, कितने सारे इलाके में गिनो यहाँ पे। और ये सिस्टम जरिए है कि जो मेडिकल ब्लॉक के डॉक्टर्स है, अभी जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपका अल्ट्रासाउंड डॉक्टर है वो भी वहां से लाया गया है। क्योंकि जो क्रिएशंस ऑफ पोस्ट है, डॉक्टर्स के जो पोस्ट है, वो गांदरबल में अभी तक वो बहाल नहीं हुए कि अगर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डायरेक्टर हेल्थ ऑफ कश्मीर से कोई डॉक्टर आता है, वहां से डायरेक्ट वो उसका ऑर्डर नहीं निकलता है क्योंकि वहां पे इतनी क्रिएशन हुई नहीं है। तो ये सिस्टम जरिए कि जो मेडिकल पोस्ट है, जो गांदरबल ब्लॉक हो या वाकुरा ब्लॉक हो, उधर से डॉक्टरों को, उधर से पैरामेडिकल स्टाफ को उठाया जाता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डाला जाता है। और अगर गांदरबल का मेडिकल ब्लॉक, अगर आपके
जो PSCs है, अगर वहां पे लोगों को भी शॉर्टेज होगी तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बोझ तो बढ़ेगा ही, और उधर जाके जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको वही हालत है तो वही लोग परेशान है। इसलिए अगर यहाँ पे विजिट्स होते हैं, चाहे आप टॉप ऑप्शंस की बात करो, चाहे आप किसी भी बात करो, लेकिन जब आपको किसी को आना है तो उस टाइम आप सब कुछ सजा के रखते हो, उस टाइम आप सब देखते हो कि आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी देखते हो कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जो आर्म्ड आउट है फील्ड है, अभी जो RTI किसी ने गांधरबल वाले ने किया है तो उसमें 50 पोस्टर्स, उसमें देखो आपने सर्जिकल मसला है, एनेस्थीसिया डॉक्टर है, चाइल्डहुड डॉक्टर है, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर है, बहुत सारे मेंबर जो हेल्थ सेक्टर से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो डिप्टी CMO गांधरबल है उसको इंचार्ज मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया गया है। आप कंगन ट्रामा हॉस्पिटल की बात करो, ये जो 5 साल पहले 7 साल पहले जब यहाँ पे हुकूमत होती थी, जब BJP और PDP की हुकूमत थी, तो लाल सिंह आए थे कंगन में, जिसने बोला था कि ये ट्रामा हॉस्पिटल नहीं है, ये ड्रामा हॉस्पिटल है। तो अभी तक क्या वजूहत है कि गांधरबल। अच्छा सलीम, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात हो गई, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में ही डॉक्टर्स भी आते हैं, तिब्बी अमला बाकी भी आता है। हमारी जानकारी के मुताबिक, और जो इसमें कहा गया कि 11 मेडिकल ऑफिसर्स जिन्होंने तकरीबन 3 साल का अरसा बीत गया है, ट्रांसफर पॉलिसी की खिलाफवर्जी का इल्जाम लग रहा है कि कोई ट्रांसफर नहीं हुई। एक वो 9 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 2014 से 2017 के दरमियान RTI के जवाब के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में बिना किसी रिलोकेशन के काम करते रहे। तो वो जो पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं, अब तहकीकात भी इसमें हो, ये गांधरबल की आवाम भी इसमें मुतालबा कर रही हैं, किसी तरफ से कोई इशारा मिलता था तो शायद बहुत सारे सवालात उठना शुरू होते थे। अब जब अथॉरिटीज खुद मान रही, क्या अब ये एक्सपेक्ट करें चीफ मिनिस्टर साहब खुद जो इस इलाके से मेंबर भी हैं, MLA भी हैं, और रुकने पार्लियामेंट भी इस इलाके से बड़े मजबूत 2 शख्सियात, एक साउथ कश्मीर चले गए लेकिन दूसरा सेंट्रल कश्मीर को देखते हैं, एक्सपेक्ट करें हुकूमत इसमें तहकीकात कोई जल्दी शुरू करे? बिल्कुल आसिफ, आपका कहना सही है। यहाँ पे एक चीज होता है, जब कोई ऑफिसर, आपका टॉप ऑफिसर ट्रांसफर होता है, जब कोई उसके बदले रिलीवर आता है तो उसको ये कहता है कि भैया ये बंदा है, ये काम करने वाला बंदा है। लेकिन उसको कहां से लाया जाता है? जो कंसल्टेंट जैसे मेडिकल स्टाफ है या किसी भी ऑफिस में देखो, तो वो जो डॉक्टर होता है वो किसी जगह डिप्यूट किया होता है, उसका ऑर्डर किसी जगह आपके लिए दूसरी जगह होता है। लेकिन जब ये 3 साल 4 साल बीतते हैं तो उसके बाद भी उसको ट्रांसफर किया नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी नए स्टाफ मेंबर को मौका नहीं दिया जाता। आपकी सही बात है कि 3 साल से कोई डॉक्टर सेम जगह पे बैठा है, 3-4 साल से कोई अटैच किया गया है, चाहे CMO ऑफिस, चाहे डिप्टी मेडिकल ऑफिसर या किसी भी डिपार्टमेंट में देखो। गांधरबल में सिस्टम जरिए है कि पिछले 7-8 सालों से जो ट्रांसफर पॉलिसी है, कई लोग ऐसे हैं कि जो 8-10 साल से एक जगह बैठे हैं, क्योंकि वही है कि भैया इसका आशीर्वाद है। आशीर्वाद इसलिए है कि भैया ये काम करने वाला बंदा है। काम तो हर कोई करता है, जो आपको सिलेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं, जब आपके ऑफिसर्स हैं, जब आपके बाकी सारे मुलाजिम है, पैरामेडिकल स्टाफ है, तो काम तो हर कोई करेगा। लेकिन जब आप मौका नहीं किसी को देखो तो बोलोगे नहीं, मुश्किलात काफी ज्यादा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गांधरबल मेडिकल ब्लॉक में बड़ी मुश्किलात हैं, खुद अथॉरिटीज RTI जवाब में इस वक्त तस्दीक कर रही हैं, और ये सलाम उन लोगों को भी है जो तफसीलात हुकूमत से मांगते हैं और फिर जवाब आता है, उसके लिए भी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। क्योंकि कई मरतबा हमने देखा कि हमारे पास कोई जानकारी ही अवेलेबल नहीं है, ये बताकर RTI का जवाब शायद है वहीं पर देने से इनकार कर दिया जाता। बहरहाल गांधरबल का जवाब आया है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, हम कोशिश करेंगे बाकी हिस्सों से भी आप तक खबरें पहुंचती रहीं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यही सूरत हाल है, और ये तो सिर्फ एक मेडिकल ब्लॉक की बात हुई है, आमतौर पर हम UT के दोनों जो प्रोविंसेस है उसकी बात भी करते रहे। बहरहाल खबरों पर थोड़ी देर ब्रेक लगाते हैं, ज़रा उस मामले की तरफ चलते हैं जिसमें हम सब ने देखा है जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आबादी इस वक्त मुतासिर हो रही है। मेंटल हेल्थ के ताल्लुक से हमने इस प्रोग्राम में कई सेगमेंट्स किए, और इस सीरीज़ का एक और स्पेशल एपिसोड आज हमारे साथ चंद मिनट हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान ज्वाइन करेंगे। और बड़ी बात यह है कि मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, ख़ास तौर से जो जहनी अमराज से बाहर निकालने वाले लोगों को या इस मर्ज में मुब्तला लोगों को बाहर लाने, उनका इलाज करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं, उन लोगों से आपके सवालात भी पूछते हैं, और कुछ जो मुनासिब सवाल हैं वो भी हम पूछने की कोशिश करते हैं। मेंटल हेल्थ के हवाले से जब बात हो रही है तो आज ज़रा इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान निदा जहरा साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। मारूफ माहिर नफ्सियात हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलर, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, PhD स्कॉलर हैं, और इस फील्ड में इनका एक वसी तजुर्बा है। पहले तो निदा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया और खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम सलाम JK में। शुरुआत में ज़रा इसी से करूँगा
36% के आसपास लोग मौसमी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और इनमें फीमेल्स की तादाद जो है वो तकरीबन 72% के आसपास एक बड़ा इदारा रिपोर्ट कर रहा है जम्मू कश्मीर से। वैसे तो ये मसला पूरे मुल्क के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन मैं शुरुआत, चूंकि हम सरमा से गुजर रहे हैं, विंटर से गुजर रहे हैं, तो चिल्ला कलान में ज़रा इसी ताल्लुक से पहला सवाल हो जाए, ये मौसमी डिप्रेशन क्या है? हम डिप्रेशन कहकर बहुत सारी चीज़ों को शायद नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मौसमी डिप्रेशन के असल मानी और इसके एक्सप्लेनेशन क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। पहले तो मेंटल हेल्थ की बात हम जितना ज़्यादा करें बहुत कम है। और मेरे ख्याल से जब हम जहनी सेहत की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ जहन में रखनी है सबसे पहले कि हम हर एज ग्रुप की बात करते हैं, चाहे वो एक बच्चा है या चाहे एक बुज़ुर्ग है। यानी अगर किसी को जहनी तकलीफ है तो एक बच्चे को भी जहनी तकलीफ हो सकती है और एक बुजुर्ग को भी जहनी तकलीफ हो सकती है। तो आपने जैसे सवाल पूछा कि जो मौसम के हवाले से जो डिप्रेशन लोगों को होता है, जिसको हम सीजनल इफेक्टिव डिप्रेशन कहते हैं जी, तो इट इज लिंक्ड टू द सीजनल चेंज। मतलब जब भी एक सीजनल चेंज होगी तो ये डिप्रेशन होना मुमकिन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप खिजा में देखें, ज्यादातर खिजा में शुरू होता है या सर्दियों में शुरू होता है। कश्मीर की बात करें, क्योंकि कश्मीर में बहुत हार्श विंटर्स है, बहुत ग्लूमी वेदर रहता है, जो सनलाइट है वो पूरी तरीके से नहीं पहुंचती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हमारा एक्सपोजर टू सनलाइट बहुत कम होता है, क्योंकि हम अंदर ही रहते हैं, ठंड होती है और सनलाइट भी पूरी तरीके से जाहिर नहीं होती है, तो हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स है जिसको मेलाटोनिन या सेरोटोनिन कहते हैं, उनका लेवल जो है वो हमारे अंदर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मूड जो है वो इफेक्ट होता है। जैसे हम ग्लूमी फील करते हैं या हम लेजी फील करते हैं या बहुत ज़्यादा नींद आती है या कुछ दिल नहीं करता करने का, तो ये सब जो है ये रिलेटेड, इट्स ऑल रिलेटेड टू द सीजनल चेंज। अच्छा, इन सब के बीच में ये भी पूछा जा रहा है कि क्या इसकी एक छोटी सी मुद्दत होती है, कुछ हफ्ते होते हैं, या सीजनल की मतलब ये समझें कि जितना लंबा सीजन है उस हिसाब से, या वक्त गुजरने के साथ साथ चीजें बेहतर हो सकती हैं या इम्कान बेहतर होने का है? बिल्कुल बिल्कुल, देखें जैसे सीजनल इट डिफाइंस इटसेल्फ ना, इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि जो सीजनल चेंज है, चेंज दैट मीन्स इट विल चेंज, ऐसा नहीं है कि ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा। और विथ टाइम जब, क्योंकि आपने देखा होगा जब बाहर आती है तो दिल खुद ब खुद खुश होने लगता है ना, तो लोग बाहर निकलते हैं, घूमना फिरना शुरू करते हैं, तो बेसिकली इट्स अ चेंज। जो ही ये चेंज होगा, जो ही मौसम ठीक होने लगेगा, आप धूप में बैठेंगे, आपके अंदर जो हार्मोन है उनकी लेवल बेहतर होएगी, तो जाहिर बात है वो चीज़ें जो है वो बेहतर होने लगेगी। जो आपका मूड ख़राब है या लेजी फील करते हैं, वो चीज़ें विद टाइम बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब आप घर में हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को किस तरीके से इन्वॉल्व करें, है ना, क्योंकि सर्दियां हैं, आप अंदर बैठे हैं, तो आप अपने वक्त को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें। जैसे जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो करें, प्रॉपर डाइट खाएं, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, ठीक है ना, क्योंकि अमूमन तौर पे क्या हो जाता है कि हम बस कांगड़ी पकड़ के फेरन पहन के बैठ जाते हैं, ठीक है ना, उससे हमारी जो कैफियत है वो और बदतर हो जाती है। तो इसीलिए बेहतर है कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, 30 मिनट्स वॉक करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, अपनी नींद बेहतर करें, अपनी नींद पूरी करें, रेस्ट भी लें, साथ साथ एक्सरसाइज भी करें। तो ये चीज़ें अगर आप अपनी, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है हमारे अंदर जब हम बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, सर्दियों में वेकेशन होती है, अंदर कमरों में बैठ जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी रूटीन में भी एक चेंज आता है। तो लाइफस्टाइल चेंज जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैक्सिमम लोग सर्दियों में, निदा साहिबा, ये चाहते हैं कि वो मेडिसिन से बचें, अद्वियात शायद जिस्मानी तौर मुज़र असरात भी पैदा कर देते हैं, तो क्या अगर कोई दवाई से बचना चाहे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं एक बार या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अगर पता भी नहीं चलता और पता चल जाता है, तो उसके बाद अगर वो किससे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ज़रूरी ये है कि काउंसलिंग बेहतर है या फिर मेडिसिन तक बात जाए, ये भी ज़रूरी है? दोनों ऑप्शन हैं। देखिए, पहले तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी जो डिप्रेशन है ना, उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। ओवरनाइट किसी को डिप्रेशन नहीं होता। और जो प्रोफेशनल्स है वो किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, इसका भी बहुत एक लंबा प्रोसेस है। इवैल्यूएट ऐसे करते हैं कि 3 चीज़ों का पहले बहुत ख्याल रखना है कि आपका कितना ड्यूरेशन है, आपके डिप्रेशन की क्या ड्यूरेशन है, आपके डिप्रेशन की क्या सीवियरिटी है,
ठीक है ना, आपकी डिप्रेशन की क्या फ्रीक्वेंसी है, इन 3 चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है जो एक प्रोफेशनल देखता है। उसके बाद जो हिस्ट्री है, आपकी क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है, आपकी क्या फैमिली हिस्ट्री रही है, आपके कौन से साइको सोशल फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है जहनी अमराज के, तो ये सारी चीज़ें देख के उसके बाद एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट भी कुछ चीजें मद्देनजर रख के ही आपको डायग्नोज कर सकते हैं। पहले जो डायग्नोसिस का स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मैंने देखा है कि आमतौर पे लोग बस चलते फिरते ही कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन इस तरीके से नहीं है। डिप्रेशन को इवेलुएट करना बहुत जरूरी है, असेस करना, आपके सिम्टम्स जो है उनको असेस करना बहुत जरूरी है। तो डिप्रेशन में भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिप्रेशन होता है। ये आपको कौन बता सकता है? ये आपको एक प्रोफेशनल ही बता सकता है। और माइल्ड और मॉडरेट देखें, 2 तरह की जो है रेमेडीज है, वो है एक तो मेडिकेशन है और दूसरा साइकोथेरेपी है। माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन में साइकोथेरेपी विल हेल्प यू, लेकिन अगर आपका डिप्रेशन सीवियर है तो आपको मेडिसिन की जरूरत जो है वो पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? ये सारी चीजें आप नहीं डिसाइड करेंगे। निदा ज़हरा साहिबा, जब हम ऑल ओवर डिप्रेशन की बात करते हैं, एंग्जाइटी या जो लोग इसमें मुब्तला होते हैं, और ख़ासकर जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हर गुजरने दिन के साथ साथ जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। न सिर्फ नौजवान बल्कि बुजुर्ग और अब बच्चे भी इससे मुतासर हो रहे हैं। तो आपकी नज़र में क्या वजूहात है कि ये जो केसेस है ये इसमें लगातार इजाफा हो रहा है? देखिए, मैं कल भी बता रही थी कि जो बच्चों की डिप्रेशन की अलामतें हैं वो बहुत मुख्तलिफ है जो बड़ों की डिप्रेशन की अलामतें हैं। जैसे बच्चे समझना बहुत ज़रूरी, बच्चा आपके पास ये कहने के लिए नहीं आएगा कि मुझे डिप्रेशन है या मुझे एंग्जाइटी है। ये चीज़ आपको पिक करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। बच्चों में जो बहुत अमूमन आप देखते हैं वो उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो एकेडमिक्स है उस पे असर पड़ता है। जो उनकी एकेडमिक्स डिक्लाइन आप देखते हैं, या स्कूल रिफ्यूज़ल है बच्चों में, बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, या बच्चों का जो अटैचमेंट स्टाइल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चे आपको इनसिक्योर लगेंगे, डरे हुए लगेंगे, बहुत क्लिंजी लगेंगे। या बच्चों में ज़्यादातर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो ये शिकायत करते हैं कि मुझे पेट में दर्द है, मुझे सर में दर्द है, टांग में दर्द है। उनमें सोमैटिक कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वैसे ही जो एडोलेसेंस है उनकी जो अलामतें हैं वो डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, या मेरा बच्चा बहुत इरिटेबल होता है, बहुत तंग पड़ता है कोई भी बात कहूँ। या बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमने देखी है जो हमारे एडोलेसेंस, लेट एडोलेसेंस एज है, उनमें सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा है। अपने आप को अजियत पहुंचाना, कट्स लगाना, ये चीज़ें बहुत आम तौर पे देखी गई हैं। मैं वही पूछने वाला था, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि मौत या खुदकुशी की तरफ ये जो ख्यालात हम देख रहे हैं, ये डिप्रेशन का ही नतीजा होता है? जी बिल्कुल। जो सुसाइडल आइडिएशंस है या खुद को अजियत पहुंचाने, ये एक बहुत बड़ी आइडेंटिफिकेशन है कि आपके बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप ये चीज़ें बच्चों में देख रहे हैं, क्योंकि देखें सुसाइड जो है वो वर्ल्ड में नंबर 2 रीज़न है डेथ का। और ये बच्चों को, क्योंकि जिन बच्चों में सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर है उनमें सुसाइडल आइडिएशंस या सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो सकती हैं। तो ये एक वार्निंग साइन है और इसको वॉच आउट करना और आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों में ये कब ज़्यादातर होता है? क्योंकि जो लेट एडोलेसेंस है उसमें आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों को इस एज में अगर जो कुछ जहनी अमराज है, अगर वो राइट टाइम पे आइडेंटिफाई ना हो या एड्रेस ना हो, तो बच्चे गलत नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स, नेगेटिव कोपिंग बिहेवियर में पड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग अब्यूज अभी आप देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो गया है। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें राइट टाइम पे, जो अंडरलाइंग चीजें हैं वो एड्रेस नहीं हो पाती है, तो बच्चे नेगेटिव कोपिंग बिहेवियर में मुलव्वस हो जाते हैं। एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाहेंगे, एक छोटा सा सवाल जिसके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 ये कि जिन लोगों का आप इलाज कर रहे हैं, जिनके आप काउंसलिंग करते हैं, जिनकी आप हेल्प करते हैं, एज नंबर क्या आ रहा है? ज़्यादा मर्द हैं या ख़वातीन हैं? और 15 से 25, 45, 55 या जो बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं? एक तो ये ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा। दूसरा, मैक्सिमम लोग जानते हैं आजकल दवाइयों के बारे में, तो जिसको ना भी पता हो, जो पढ़ा लिखा है वो आजकल गूगल से सर्च कर लेता है। ये जो सेल्फ मेडिटेशन वाला हमने एक तरीका कार इख्तियार किया है, क्या ये मौसर है, सही है जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, खास तौर से उनके लिए?
जी, देखिए सबसे पहले तो ये समझना है कि जो भी कोई ज़हनी बीमारी है ना, वो एज 16 से जो है वो शुरू होती है, जिसका ऑनसेट जिसको कहेंगे। जी। इसीलिए मैं ज़्यादातर बच्चों पे तरजीह दे रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्ट है जिसको हम बचा सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, जिनको ऑलरेडी जिनकी एक उम्र हो गई है, उनको हो सकता है मेडिकेशन की ज़रूरत पड़े, या हो सकता है थोड़ा कुछ सीवियरिटी लेवल ज़्यादा हो। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, ये एक ऐसा सेक्ट है जिसको हम बचा सकते हैं। जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, वो मोस्टली जिनको उनका ऑनसेट जो है वो 16 ईयर्स से ऊपर है। तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट जो हमारा, मैं कहूँगी जो यूथ है, ठीक है ना, जैसे आपने पूछा कि कौन सा जो ये है एज ग्रुप है वो ज़्यादा मुतासर है, मुझे लगता है जो हमारा यूथ है वो ज़्यादा मुतासर है। इसकी ऑलरेडी बहुत सारी वजूहात है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जो एकेडमिक प्रेशर है, जो सोसाइटी की तरफ से प्रेशर बच्चों की तरफ है आजकल, आपने देखा होगा, क्योंकि आप खबर निगार हैं, आपको इसकी ज़्यादा इल्म होगी कि जब भी 10th के 12th के रिजल्ट्स आते हैं तो एकदम से ये भी खबर आती है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एकेडमिक स्ट्रेस है बच्चों में वो कितना ज्यादा है, सोसाइटी की तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस है, जो प्रेशर है बच्चों की तरफ, वो कितना ज्यादा है। तो बच्चों में एक खौफ पैदा होता है। दूसरी जो रीजन है या वजूहात है वो सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा हर बच्चे के पास फ़ोन है, हर बच्चे के पास कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसमें कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। कंपैरेटिव कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों में आ गया है, जिसकी वजह से, और बच्चे एक्सेप्ट होना चाहते हैं, बच्चों में एक डिज़ायर है कि वो एक्सेप्ट होना चाहते हैं, और जब एक्सेप्ट होना चाहते हैं तो एक वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी हाइड हो गए हैं, और जब वो उन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो गया है। तो ये भी एक रीज़न है कि वो जो सोसाइटी है या सोशल गैदरिंग्स है उससे दूर रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके साथ साथ ये भी मैं बताते चलूँ, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न देखा गया है रिसर्च में भी, जो चाइल्डहुड एडवर्सिटीज़ है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगे जाके बच्चे की ज़हनी सेहत पे। चाइल्डहुड एडवर्सिटीज मतलब ये कि जो बच्चा नेग्लेक्ट फील करता है, चाहे वो इमोशनल नेग्लेक्ट है, फिजिकल नेग्लेक्ट है, या किसी किस्म का भी नेग्लेक्ट जो है, बच्चा अगर वो फेस करता है बचपन में, या किसी किस्म का ट्रॉमा या किसी किस्म का अब्यूज, तो ये चाइल्डहुड एडवर्सिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बच्चे की ज़हनी सेहत पे। इसके साथ साथ जो फैमिली स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे का एक फैमिली एनवायरनमेंट है, जैसे फैमिली डिस्कॉर्ड है, बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास आते थे कि जिनकी फैमिलीज में तनाव है, पेरेंट्स के आपस में नहीं बन रही है, क्योंकि उनका वो एक सेफ स्पेस जो है, एक बच्चे के लिए एक माँ बाप जो है वो एक सेफ स्पेस है, और जब वो सेफ स्पेस ही उनके लिए कंफ्यूजन का बायस बन जाता है तो उनकी पूरी शख्सियत जो है वो हिल जाती है। निदा ज़हरा साहिबा, आप मारूफ माहिर नफ्सियात हैं। प्रोग्राम सलाम जी के में आपने वक्त दिया मॉर्निंग शो में हमें ज्वाइन करने के लिए, और न सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पर बल्कि लाखों लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारे साथ ज्वाइन किए थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। ज़रूर आइंदा दिनों में जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी, कुछ और अहम तरीन शख्सियात से आपकी मुलाकातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। कोशिश करेंगे आखिरी कुछ मिनट्स हमारे इन 5 मिनट्स में आपकी कॉल्स ली जा सकें। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और 4 में से किसी एक पर आपकी कॉल लगेगी और एक एक करके आप बात करना शुरू करेंगे, और उसके बाद आपसे प्रोग्राम में इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम सलाम जी के में 10 बजे से पहले पहले, और 4 नंबर जब भी आप कॉल करेंगे 0191 लगाना मत भूलिएगा। 8125 5876 2699 और 8448 पर आप कॉल करना शुरू करें। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे इस वक्त है। हेलो, चलिए लाइन ड्रॉप हुई है। नेक्स्ट कॉलर। हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए नेक्स्ट कॉल आ रही है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अर्ज़ो कित पटन जी, इस करान थे क्या इसमें काम टीवी की आवाज जरा बंद कर लें, फिर अपनी बात रखिएगा। हेलो, बताएं जल्दी से अपनी बात रखिएगा, वक्त थोड़ा कम है। इस सारे देखिए इसमें करान कम जल्दी इन्वेस्टमेंट अनस मई जून तनख्वाह तनख्वाह दिवन अजराई इंसानियत तिमो न्यू पानस बड़ बड़ अफसर तिमो न्यू पानस तनख्वाह बाकी मुलाजिम तिमो न्यू पानस अस रोज मई तो जून तथ वन मे पोह
जेके इंडस्ट्रीज। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जेके इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से शिकायत है कि तनख्वाह नहीं आ रही है, सैलरी ना आने की वजह। जरूर कंसर्न इस पर जवाब दें। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम शादाब, गमलूरा गांधरबल पे। जी शादाब साहब। अकिस नफरस 20 रॉपिय, सवारन हवा 20 रॉपिय, अकिस नफरस 20 रॉपिय, 8 किलोमीटरस 20 रॉपिय हवा। बे अगर सवार तमिस दपान 100 रॉपिय दे अस तुलो तेली। बे करान मानी सवारन तुलन। बे मे ब्राक अर्ज जी यपर मेटाडार सन शालबू कसनपुर अक्सरपुर उमन जायन खाल कह मेटाडार आसान बाकी मेटाडार बहुत शुक्रिया शादाब साहब कॉल करने के लिए। किराए के हवाले से शिकायत है, चूंकि कल ही अनाउंसमेंट हुई है ई रिक्शा के हवाले से, लेकिन जो बसेज हैं, मेट्रोर्स हैं या मिनी बसेज हैं, उनका भी ज़रा ख्याल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि रखिएगा। ई रिक्शा के लिए किराया 10 रुपये फ़ी किलोमीटर मुकर्रर किया गया है पूरे जम्मू कश्मीर में, और पेट्रोल ऑटो के लिए मीटर लाजमी करार दिया गया है। ई रिक्शे के लिए मखसूस रास्ते महदूद हैं और उससे आगे वो नहीं जाएगा, 5-6 किलोमीटर से आगे जाना नहीं है। लेकिन जो बसेज, मिनी बसेज और बाकी लोग हैं, उनके हवाले से भी शिकायतें हैं कि वो भी ज़रूरत से ज़्यादा आज के वक्त में किराया ले रहे हैं। शादाब साहब शिकायत कर रहे थे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो जी, नाम बताएं। हेलो, नाम बताएं। जावेद अहमद, सौरा श्रीनगर से। जी बताएं अहमद साहब। जी, ये कश्मीरी के हवाले से बात करनी थी। हर एक स्कूल में अब कश्मीरी पढ़ाई जा रही है। अच्छा। लेकिन कुछ स्कूल है जहाँ पे कश्मीरी नहीं पढ़ाई जा रही, जैसे यहाँ पे लाल बाजार में है GD गोइंका श्रीनगर। ये डायरेक्टर एजुकेशन और यत्तू जी तक ये बात पहुँचाए हैं। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। बड़ी अच्छी तजवीज़ है। अपनी ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ की बात जब होती है तो फिर इदारों से इसकी शुरुआत, घर से शुरुआत होनी चाहिए। सिर्फ टेबल टॉक्स पर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती प्रेजेंटेशन में। थैंक यू सो मच। लास्ट कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो, इलाज कर रहा हूँ जी। आसिफ साहब, अभी जो शादाब साहब थे, छोटे बच्चे आपको कॉल कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा कि हमारी यूथ जो है, कंसर्न्स जो है, डेली कंसर्न्स, वो गुलिस्तान, आपका भी दिल खुश हुआ और हमारा भी दिल खुश हुआ। मैं कॉल इसलिए कर रहा हूं कि 30 ग्रीवेंसेस डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में 4 महीने से पेंडिंग है, जो पब्लिक इंटरेस्ट की है, जो पर्सनल भी है, पब्लिक इंटरेस्ट की भी है। 4 महीने से उन पे कौन ऑफिसर्स बैठे हैं, डायरेक्टर जी नत्तू साहब देखिए और उनका डिस्पोजल दे दें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हेल्थ अथॉरिटीज़ ने सेंट्रल कश्मीर में एक जवाब दिया है। तवक्को करते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी जवाब आए आपके सवालों का, और जो जायज़ और मुनासिब सवाल हैं उसका जवाब भी अगर ना आए तो फिर सवालात उठेंगे। उम्मीद है कि आपकी बात मुसलसल एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंच रही है। ज़रूर इस पर गौर व फिक्र हो रही होगी, ज़ेर बहस मामला होगा। और बाकी तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग इस प्रोग्राम में ज्वाइन किए। वक्त थोड़ा कम है, आप सबसे इजाज़त चाहेंगे और माजरत भी कि ज़्यादा वक्त हम आपको कॉल्स के लिए आज नहीं दे पाए। आइंदा दिनों में चूँकि सीरीज़ चलती ही है, साथ साथ आपकी बातचीत भी सुननी है, आपकी बातों को भी हम अहमियत देते हैं। ज़रूर इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। एतवार का दिन है, लेकिन खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। कोई छुट्टी नहीं है, तो आप दिन भर टेलीविज़न स्क्रीन के साथ और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर JK 24/7 न्यूज़ और गुलिस्तान न्यूज़ पर ज्वाइन करे रहें। प्रोग्राम सलाम JK में हमारे साथ बस इतना ही। आसिफ रशीद और ज़हूर को इजाज़त दीजिए।